नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेसिव क्लासेस में आपका स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे घटना चक्र पॉइंटर वर्ल्ड ज्योग्राफी का, जिसे अभी तक हमने 4 भागों में बांटकर देख लिया है और ये उसी का 5वां भाग है। जो लोग पहले 4 पार्ट को नहीं देखे हैं उनसे निवेदन है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको चारों ही पार्ट्स के लिंक अवेलेबल होंगे, आप उसे अवश्य देखें। उसमें हमने पूरी डिटेल के साथ सभी क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन किया है, आपको एक कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। तो उन चारों पार्ट्स को आप अवश्य देखें, इससे आपका क्या है वर्ल्ड ज्योग्राफी जो घटना चक्र पॉइंटर का है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और आपको एक कंसेप्ट के साथ वो सारी तैयारी हो जाएगी क्वेश्चन आंसर की। तो हम शुरू करते हैं घटना चक्र पॉइंटर वर्ल्ड ज्योग्राफी का 5वां पार्ट, जिसमें हमारा पहला जो टॉपिक है वो है प्रजाति एवं जनजातियों का। अब देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन बन रहा है, खानाबदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक पाए जाते हैं। खानाबदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक पाए जाते हैं कहाँ? शुष्क क्षेत्रों में खानाबदोश लोग पाए जाते हैं। ऋतु प्रवास शब्द उपयोग होता है जब मानव व उनके पशुओं का मौसमी स्थानांतरण घाटी से पर्वत की ओर और पर्वत से घाटी की ओर होता है, उसे ऋतु प्रवास कहते हैं। ऋतु प्रवास में देखिए इस तरह से मौसमी प्रवास होता है। जब यहाँ पे गर्मी का मौसम हो जाएगा तो ये पहाड़ों की चोटी पे चले जाएंगे और जब यहाँ पे ठंडी का मौसम होगा तो ये मैदानों की चोटी में आ जाएगा। तो ये ठंडी और गर्मी के कारण ये ऋतु प्रवास देखने को मिल रहा है। और ये जो प्रवास होता है वर्टिकल बोल सकते हैं, ऊर्ध्वाधर प्रवास होता है। ऋतु प्रवास जो होता है ऊर्ध्वाधर होता है, वर्टिकल होता है, ठीक है। और ये क्यों होता है? पशु और उनके पशुओं का मौसमी स्थानांतरण होता है घाटी से पर्वत की ओर और पर्वत से घाटी की ओर। आगे देखते हैं, नवीनतम मानव समझा जाता हो क्रोमैगन जो है, क्रोमैगन मानव नवीनतम मानव समझे जाते हैं। पृथ्वी के तल पर प्रथम पक्षी का प्रादुर्भाव माना जाता है कब? 15 करोड़ वर्ष पूर्व। 15 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर प्रथम पक्षी का प्रादुर्भाव माना जाता है। वह महाद्वीप जो मानव जाति का जन्मस्थल कहलाता है, तो अफ्रीका को क्राइडल ऑफ ह्यूमन बोला जाता है, मानव जाति का जन्मस्थल बोलते हैं इसको। वह प्रजाति जिसके सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है, तो काकेक्सियस जो है, काकेसाई जो प्रजाति हैं वो उनकी संख्या सर्वाधिक है। जिप्सी लोगों का मूल स्थान कहाँ है? भारत। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी पाई जाती कहाँ? कांगो घाटी में। कांगो घाटी में पिग्मी मिलेंगे आपको। पिग्मी पाए जाते कहाँ? विषुवतरेखीय वनों में। पिग्मी कजाक मसाई लेप्सा में से घुमक्कड़ जनजाति नहीं है। पिग्मी जो है ये घुमक्कड़ जनजाति नहीं है। घरों के जो 4 प्रतिरूप दिए हैं इनमें से वह प्रतिरूप जो पिग्मियों का घर है, तो देखिए पिग्मियों का घर ये है। पिग्मी क्या करते हैं? ये अपने जो पेड़ होते हैं, पेड़ों पर ये अपने झोपड़ी का निर्माण करते हैं और उसी पर वो निवास करते हैं। तो अब इनका जो है एक अस्थायी झोपड़ी का निर्माण हो जाता है पेड़ के ऊपर। ये घुमक्कड़ जनजाति नहीं होती है। कौन? पिग्मी। तो ये पिग्मी देखिए पेड़ों पर इन्होंने अपना आवास बना रखा है, तो ये पिग्मी है। आगे देखते हैं, जैविक समुदाय के अंतर्गत कुछ अभी देखिए ये पेड़ों पे अपना घर क्यों बनाते हैं, तो इसके भी बहुत सारे रीजन हैं। कांगो बेसिन में इनका निवास मिलेगा आपको पिग्मी में। और ये अमेजन बेसिन, ये अमेजन का जो विषुवतीय जो पार्ट होता है, सॉरी अमेजन नहीं, ये विषुवतीय जो पार्ट है कांगो, कांगो अफ्रीकन कंट्री में आता है। तो विषुवतीय होने के कारण यहाँ पर बड़े और लंबे वृक्ष पाए जाते हैं और यहाँ पर घने वृक्ष पाए जाते हैं। विषुवतीय जो वनस्पति है उसका एक विशेषता क्या है कि वहाँ पे आपको नीचे में दलदली मिल सकता है, क्योंकि यहाँ सालों भर क्या है कि उच्च तापमान प्राप्त होता है और शाम में वर्षा होती है। तो सालों भर तापमान और उच्च वर्षा भी प्राप्त होती है, तो इसके कारण यहाँ पे दलदली क्षेत्र भी मिलेगा। कई लता पताएँ यहाँ पे उगाती है, पेड़ वृक्ष लंबे होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है झाड़ियाँ बहुत होंगी, कौन लताएँ होंगी जो एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से वनस्पतियों के अलग अलग प्रतिरूप प्राप्त होते हैं। तो उन्हीं में जो वृक्ष होते हैं, वृक्ष के ऊपर ये अपना निवास स्थान बनाते हैं। कौन? पिग्मी। आगे देखते हैं, जैविक समुदायों के अंतर्गत कुछ जातियाँ बड़ी संख्या में अन्य जातियों की समुदाय में बने रहने की क्षमता को निर्धारित करने का महत्वपूर्ण होती है। ऐसी जातियों को कहा जाता है मूलाधार या कीस्टोन जातियाँ। देखिए, जैविक समुदायों के अंतर्गत कुछ जातियाँ बड़ी संख्या में अन्य जातियों की समुदाय में बने रहने की क्षमता को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसी जातियों को कहा जाता है कीस्टोन जातियाँ। देखिए कीस्टोन जाति क्या होती है? जैसे एक जंगल है, जंगल में कई सारे जानवर मिलेंगे आपको,
जो शाकाहारी होंगे, तो शाकाहारी की संख्या ज़्यादा होगी, ठीक है। मांसाहारी की संख्या कम होगी। अब उसमें भी मांसाहारी कई टाइप के होंगे, लेकिन उनमें जो सर्वोत्तम मांसाहारी है शेर मान लिया, तो शेर क्या होगा, शेरों की संख्या कम होगी। लेकिन शेर का होना उस जंगल में अत्यंत आवश्यक है। वो क्या हो गया, की स्टोन जाति होगी। शेर क्या हो गया, की स्टोन जाति होगी, ठीक है। तो ये मूल जातियां हुई। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन, जैविक समुदायों के अंतर्गत कुछ जातियां बड़ी संख्या में अन्य जातियों के समुदाय में बने रहने की क्षमता को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसी जातियां कहलाती है कीस्टोन जातियां। तो आपको शेर जो मिलेगा एक जंगल में, वो क्या हो गया, कीस्टोन जाति हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सही सुमेलित करना है। एस्किमो, एस्किमो कहाँ मिलेगा, कनाडा और ग्रीनलैंड में मिलेगा। मसाई केनिया में मिलेगा। बद्दू सऊदी अरब में मिलेगा। बुशमैन बोत्सवाना में मिलेगा। खिरगिज मध्य एशिया में मिलेगा और एनु जापान में। ये जो जनजाति हैं, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ इसे, एस्किमो कनाडा ग्रीनलैंड, मसाई केनिया, बद्दू सऊदी अरब, बुशमैन बोत्सवाना, बोत्सवाना कहाँ है, कालाहारी मरुस्थल, और खिरगिज मध्य एशिया, एनु जापान। इसे याद कर लीजिए, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। आगे देखते हैं ध्रुवीय क्षेत्रों के साधन। क्याक जो होते हैं, शिकार हेतु संकरी नाव होती है क्याक। इन्यूट जो होती है वो बर्फ के मकान होते हैं इन्यूट। यूनियॉक परिवहन हेतु नाव होते हैं यूनियॉक। और स्लेज कुत्तों द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ियाँ होती है। फिर से बोलते हैं, क्याक शिकार हेतु संकरी नाव क्याक। इन्यूट बर्फ का मकान, यूनियॉक परिवहन हेतु नाव, और स्लेज कुत्तों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियाँ। सेमांग लोग जहाँ के घने उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं वह है मलेशिया। मलेशिया में सेमांग लोग मिलेंगे आपको। फिर से देखते हैं जनजाति और देश से मिलान करने का। बर्बर जो जनजाति है वो आपको मोरक्को में मिलेगा। इन्यूट कनाडा में, सेमांग मलेशिया, बिद्दा श्रीलंका। जुलू जनजाति का निवास स्थान है साउथ अफ्रीका। मध्य एशिया क्षेत्र में जो निवासी है जाति वो अल्पाइन हैं। जो मानव प्रजाति होगी वो अल्पाइन होगा, मध्य एशिया वाला। और स्कैंडिनेविया में आपको नॉर्डिक लोग मिलेंगे, ठीक है। मध्य एशिया में अल्पाइन और स्कैंडिनेविया में नॉर्डिक लोग। फिर से जनजाति और क्षेत्र को मिलान करना है। मसाई पूर्वी अफ्रीका में मिलेंगे। रेड इंडियंस नॉर्थ अमेरिका में रेड इंडियंस मिलेंगे आपको। माओरी न्यूजीलैंड और म्याज ग्वाटेमाला। वह देश जो भूतपूर्व सोवियत संघ का भाग था जिसमें कुर्दिश लोग रहते हैं, तो आर्मेनिया में कुर्दिश लोग मिलेंगे। इन्यूट लोग पाए जाते कहाँ, कनाडा, रूस और अलास्का में इन्यूट पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, फुलानी जनजाति आपको मिलेगा पश्चिमी अफ्रीका में। फुलानी पश्चिमी अफ्रीका। बंतु पूर्वी मध्य एशिया और दक्षिणी अफ्रीका में। बंतु पूर्वी मध्य और दक्षिणी अफ्रीका में। मसाई पूर्वी अफ्रीका में। नूबा सूडान में। नूबा कहाँ मिलेगा, सूडान में। ये जनजाति है। फुलानी पश्चिमी अफ्रीका। बंतु मध्य एशिया, सॉरी मध्य और दक्षिण अफ्रीका। बंतु कहाँ, मध्य और दक्षिण अफ्रीका। मसाई पूर्वी अफ्रीका। नूबा सूडान। वह प्रदेश जो लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है, तो स्कैंडिनेविया में आपको लैप्स जनजाति मिलेगी। और उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित है मंगोलियाड प्रजाति से। मंगोलियाड प्रजाति से संबंधित है उत्तरी अमेरिका का मूल निवासी। आगे देखते हैं भाषाएं। भाषाएं के बारे में पहला क्वेश्चन है एस्पेरेंटो। एस्पेरेंटो क्या है, तो एस्पेरेंटो विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, एस्पेरेंटो क्या होता है। विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है, एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज है। कौन, एस्पेरेंटो। विश्व की सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा क्या है, मैंडारिन जो है सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, क्योंकि जनसंख्या आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलेगा। और मैंडारिन सबसे ज़्यादा बोली जाती है चाइनीज़ द्वारा, ठीक है। वह देश जिसकी राजभाषा स्पेनिश नहीं है, कांगो गणराज्य। अब देखिए ये ऑप्शन में कांगो गणराज्य होगा, उसमें क्या है कि कांगो गणराज्य में स्पेनिश भाषा नहीं है, तो इसमें देखना पड़ेगा कि ऑप्शन क्या क्या था, ठीक है। यहाँ कांगो गणराज्य में तो स्पेनिश भाषा नहीं चलती है, ये तय है। सिंगापुर की प्रमुख भाषाओं में शामिल है, तो वहाँ मलय मिलेगा राष्ट्रीय भाषा। तमिल भी मिलेगा, तमिल सिंगापुर में। अंग्रेजी, मंदारिन और चाइनीज। ये देखिए जोग्राफिकल इफेक्ट है यहाँ पर सिंगापुर में, और ये सारी भाषाएं आपको मिलेगी। आगे देखते हैं आर्थिक भूगोल। कृषि एवं पशुपालन। विश्व का वह देश जो गेहूं और चावल दोनों में संसार का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो चाइना जो है गेहूं और चावल दोनों में सबसे बड़ा उत्पादक है। धान उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान दूसरा है, पहला है चाइना। चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है भारत में। चावल के कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा भारत। चावल की कृषि का सर्वाधिक क्षेत्र भारत में मिलेगा। वह देश जिसमें धान की उत्पादकता सर्वाधिक है। उत्पादकता
ये देखिए उत्पादकता है, ये प्रोडक्टिविटी, तो प्रोडक्टिविटी जापान में ज़्यादा है। संकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय है चाइना में। क्रॉस ब्रीडिंग वाला जो धान है वो चाइना में आपको बहुत मिलेगा। विश्व का धान जिन बैंक कहाँ स्थित है? फिलीपींस में। विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है ब्राज़ील। विश्व में गन्ने का द्वितीय बृहत्तम उत्पादक है भारत। गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? ब्राज़ील और दूसरा भारत। विश्व में चुकंदर के 2 सबसे बड़े उत्पादक फ्रांस और रसिया। चुकंदर, फ्रांस और रसिया। आगे देखते हैं, वह देश जिसमें चुकंदर से चीनी तैयार किया जाता है, तो यूक्रेन में चुकंदर से चीनी तैयार किया जाता है। विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन होता है चाइना में। कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन विश्व में सर्वाधिक कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में प्रति हेक्टेयर कपास उत्पादन सर्वाधिक है। वह देश जो अरंडी तेलबीज का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? भारत। भारत में अरंडी तेल का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। आगे देखते हैं, विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत। नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है इंडोनेशिया। फल उत्पादक के रूप में भारत का स्थान है दूसरा। फल उत्पादन में भारत का स्थान हो गया है दूसरा। तंबाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम है चाइना। तंबाकू उत्पादन में चाइना। सही कथन चूज करना है। चीन जो है विश्व में तंबाकू का बृहत्तम उत्पादक है। भारत विश्व में ज्वार का बृहत्तम उत्पादक है। भारत में ज्वार का बृहत्तम उत्पादन होता है। विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है थाईलैंड। विश्व में प्राकृतिक रबर के 2 बड़े उत्पादक कौन है? थाईलैंड और इंडोनेशिया। श्रीलंका में कॉफ़ी की कृषि बंद कर दी गई पर्नकिट्टू रोग के कारण। कॉफ़ी में पर्नकिट्टू रोग हुआ श्रीलंका में और कॉफ़ी की खेती बंद कर दी गई। विश्व में कहवा के 2 बड़े अग्रणी देश कौन है? ब्राज़ील और वियतनाम। ब्राज़ील और वियतनाम जो है कहवा के अग्रणी देश हैं। विश्व में कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष देश कौन है? ब्राज़ील। कहवा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से ब्राज़ील। विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश? केनिया। केनिया चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। फसल और उत्पादक क्षेत्र है, सुमेलित करना है। कहवा आपको साओ पाओलो जो पठार है ब्राज़ील, साओ पालो, वहाँ पे कहवा खेती आपको मिलेगी। गंगा डेल्टा में तो होता है जूट। चावल यांगटीसी मैदान में चावल मिलेगा, चाइना में है। और गेहूँ प्रियरी मैदान में मिलेगा, गेहूँ प्रियरी मैदान में। ठीक है, आगे देखते हैं। चावल सिकियांग बेसिन, हांगहो बेसिन में गेहूँ। देखिए हांगहो में बेसिन में गेहूँ, हांग हो गेहूँ भी है तो गेहूँ हो गया। और यांगटीसी में चावल। ठीक है, चाइना में ही ये दोनों। हांगहो में गेहूँ मिलेगा और यांगटीसी में चावल मिलेगा। कैंडी बेसिन जो श्रीलंका में है, श्रीलंका का कैंडी बेसिन चाय के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं कोको। कोको कहाँ मिलेगा? घाना में। कहवा आइवरी कोस्ट में मिलेगा। चाय केनिया। गन्ना साउथ अफ्रीका। यूएसए में कोना कॉफ़ी का उत्पादन होता है हवाई में। हवाई द्वीप जो है यूएसए का, वहाँ पे कोना कॉफ़ी का उत्पादन होता है। वह कृषि क्षेत्र जिसमें सब छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है, व्यापारिक बागानों में। देखिए व्यापारिक बागान जो होते हैं उस छोटे छोटे बागान होते हैं, लेकिन उसमें मानव श्रम की अधिक आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं, सुमेलित करना फसल और क्षेत्र। रबड़ कहाँ मिलेगा आपको? मलेशिया में। कहवा कोलंबिया। जैतून इटली। गन्ना मॉरिशस। आगे देखते हैं अग्रणी उत्पादक। चीन जो है लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक देश है। भारत दूध का। सऊदी अरब पेट्रोलियम का। थाईलैंड प्राकृतिक रबर का। सही कथन, उष्णकटिबंधीय बागान समुद्र तटीय तट के किनारे झुंडों में पाई जाती है। अमेजन बेसिन में रबर की कृषि के लिए उत्तम भौतिक दशाएं पाई जाती है, परंतु कर्मकारों की कमी है। ये सही स्टेटमेंट है। उष्णकटिबंधीय जो बागान है वहाँ पर समुद्र तटीय तट के किनारे झुंडों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय बागान जो है आपको मिलेगा समुद्र तट के किनारे। और अमेजन बेसिन में रबर की खेती के लिए उत्तम भौतिक दशा है, परंतु वहाँ श्रमिकों की कमी है। बागान फसलें कौन है? तो कॉफ़ी, रबर, मसाला, नारियल, ये सब क्या है? बागानी फसलें। कॉफ़ी, रबर, मसाला और नारियल बागानी फसलें हैं। एक फसल प्रणाली जिसके अंतर्गत फसलों का रोपण किए गए पेड़ों की कतारों के बीच का स्थान में उगाया जाता है वह कहलाती है एले क्रॉपिंग। देखिए एले क्रॉपिंग क्या है? एक फसल प्रणाली है, एक क्रॉपिंग पैटर्न है जिसके अंतर्गत फसलों का रोपण किए गए पेड़ों की कतारों के बीच के स्थान में उगाया जाता है। जिसके अंतर्गत फसलों को रोपण किए गए पेड़ों की कतारों के बीच में उगाया जाता है, इसे बोला जाता है एलो क्रॉपिंग। मान लिया यहाँ पे एक वृक्ष है, यहाँ पर एक वृक्ष है और जो स्पेस बच गया यहाँ पे फसल का उत्पादन होगा, तो इसे क्या बोला जाएगा? एले क्रॉपिंग। एले क्रॉपिंग। ठीक है, आगे देखते हैं। एक फसली कृषि विशेषता है किसके? व्यापारिक अन्न कृषि की। एक फसल
एक फसल कृषि किसकी विशेषता है? व्यापारिक अन्य कृषि की, व्यापारिक अन्य कृषि की। ठीक है, आगे देखते हैं। जलवासी कृषि है चेना, आपको श्रीलंका में जलवासी कृषि मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं स्थानांतरित कृषि या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इसको बोला जाता है, या स्लैश एंड बर्न भी बोला जाता है इसको। फिर से बोलता हूँ इसे, क्या क्या बोला जाता है? स्लैश एंड बर्न, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, ठीक है, इसे जलवासी कृषि, स्थानांतरित कृषि बोला जाता है। और जो श्रीलंका में बोला जाता है उस बोला जाता है श्रीलंका में चेना। ठीक है, झूमिंग, नॉर्थ ईस्ट में आपको झूमिंग खेती मिलेगा भारत का। और मिल्पा, मलेशिया में आपको मिल्पा बोला जाता है स्थानांतरित कृषि को। ठीक है, स्थानांतरित कृषि क्या होती है? जैसे जो जंगल होते हैं, जंगल को काट दिया जाता है और यहाँ पर कुछ सालों तक यहाँ पे उत्पादन किया जाता है, फिर धीरे धीरे ये भूमि अनुर्वर हो जाती है और फिर यहाँ से जो लोग हैं माइग्रेट करके दूसरे जगह जाते हैं, जंगल काटते हैं, फिर से वहाँ पर खेती करते हैं। तो ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर हो गया। और जंगलों को जलाते हैं, ये स्लैश एंड बर्न हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। काटते हैं, उसे जलाएंगे, साफ करेंगे और वहाँ पर खेती करेंगे। तुंगिया कृषि कहाँ की जाती है? तो म्यांमार में तुंगिया कृषि की जाती है। कथन और कारण दिया हुआ, एक पौधा जिसमें नाइट्रोजन की कमी है, छोटे कद का विकास एवं हल्के हरे एवं पीले रंग की पत्तियों जैसे लक्षण दर्शाएगा। ये सही है। जिस पौधे में नाइट्रोजन की कमी होगी तो उसका कद छोटा हो जाएगा और हल्का हरा पीला रंग का पत्ता हो जाएगा। दूसरा है कारण, नाइट्रोजन हरी पत्ती विकास के लिए जिम्मेदार होती हैं, तो ये सही है। नाइट्रोजन होते हैं, नाइट्रोजन जो होते हैं वो हरी पत्ती के विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ये दोनों कारण और कथन और कारण सही है और सही स्पष्टीकरण कर रहा है। आगे देखते हैं। जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो राइजोबियम जो है जैव उर्वरक के रूप में यूज होता है। एजोटोबैक्टर, एजोस्पेरिलियम और नीलहरी शैवाल, ये सारे शैवाल के पार्ट हैं। राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, ये क्या है? राइजोबियम एक बैक्टीरिया है, ये जैव उर्वरक के रूप में इस्तेमाल होता है। एजोटोबैक्टर भी एक बैक्टीरिया है। एजोस्पेरिलियम और नीलहरी शैवाल, ये सभी जैव उर्वरक के रूप में इस्तेमाल होते हैं। इसे फिर से एक बार देख लीजिए, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम और नीलहरी शैवाल, ये सभी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है चारोल के लिए। एजोला एनाबीना जो है जैव उर्वरक, ये भी एजोला एनाबीना क्या है? एक जैव उर्वरक है। ठीक है, आगे देखते हैं। जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है एजोला। एजोला जैविक खाद के रूप में यूज होगा। धान की फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, वो नीलहरी शैवाल। धान की फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए नीलहरी शैवाल का उपयोग करते हैं उर्वरक के रूप में। आगे देखते हैं। अल्फा अल्फा क्या है? एक प्रकार का घास है। कथन और कारण दिया हुआ है, किसी भी अफ्रीकी देश में चाय बागान नहीं है। ये किसी भी एक तो ऐसे ही एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है, हो सकता है किसी देश में चाय बागान हो, ऐसे भी आप बना सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। आगे देखते हैं। चाय के पौधे को उच्च ह्यूमस युक्त उर्वर मृदा की आवश्यकता होती है। चाय के पौधे को उच्च ह्यूमस युक्त उर्वर मृदा की आवश्यकता होती है, तो ये सही है। देखिए, पहला जो कथन है वो गलत है और कारण जो है वो सही है। चाय के पौधों को उच्च हाई ह्यूमस वाली उर्वर मृदा चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। पॉडजोल मृदा, पॉडजोल मृदा कहाँ मिलेगा आपको? कोंडारी वन प्रदेशों में पॉडजोल मृदा मिलेगी। पॉडजोल मृदा मिलेगी आपको कोंडारी वन प्रदेशों में। ठीक है। मोका कॉफ़ी कहाँ उगाई जाती है? तो मोका यमन में उगाई जाएगी। चाय में पाया जाता है क्या? चाय में थिनाइन पाया जाएगा, कैफीन, पॉलीफिनॉल, टेनिन, थियोब्रोमाइन, थियोफाइनिल आदि एलिमेंट्स पाए जाते हैं। फिर से बोलता हूँ, चाय में थिनाइन पाया जाता है, कैफीन भी पाया जाता है, पॉलीफेनॉल्स, टेनिन, थायोब्रोमाइन, थायोफाइनिल आदि तत्व मिलते हैं चाय में। अगला देखते हैं। कृषि के अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसार ग्रीन बॉक्स में सम्मिलित की जाती है, तो कृषि अनुसंधान एवं पादप संरक्षण संबंधी आर्थिक सहायता। देखिए, ये ग्रीन बॉक्स क्या है? देखिए, WTO के बारे में आप जानते होंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके कई बॉक्स हैं जिसमें मेनली 3 बॉक्स की चर्चा की जाती है। जिसमें क्या, जो ग्रीन बॉक्स होता है इसमें कृषि अनुसंधान एवं पादप संरक्षण संबंधी आर्थिक सहायता की चर्चा की जाती है और इसमें सब्सिडीज़ की बात की जाती है। ठीक है, सब्सिडीज़ की बात की जाती है। इसमें कई सारे प्रावधान हैं जिसको लेकर कंट्रोवर्सी होता रहता है। ठीक है, तो WTO के बारे में जब डिटेल से पढ़ेंगे तो इसके हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इसमें जैसे ग्रीन बॉक्स है, एम्बर बॉक्स है, ग्रे बॉक्स है, रेड बॉक्स है, कई सारे बॉक्स मिलेंगे।
जनरली जो विवाद है वो ग्रीन बॉक्स के ऊपर विवाद होता है, जहाँ पे 10% तक की सब्सिडी की बात की गई है, उसका बेस भी काफ़ी पुराना है। तो इस तरह से है, कई सारे कंट्रोवर्सीज के मुद्दे हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे देखते हैं। स्वर्णिम हीरोइन प्राप्त होती है, सॉरी हीरोइन कहाँ प्राप्त होती है? हीरोइन होती है प्राप्त अफीम पोस्ता से। स्वर्णिम अर्धचंद्र में सम्मिलित किया जाता है, स्वर्णिम अर्धचंद्र में सम्मिलित किया जाता है अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान को। ये क्या है? देखिए, इसको बोला जाता है गोल्डन क्रिसेंट। एक मिनट, फिर से मैं इसे लिखता हूँ। इसे बोला जाता है स्वर्णिम अर्धचंद्र, गोल्डन क्रिसेंट। क्रिसेंट मतलब होता है अर्धचंद्र। ठीक है, अब देखिए अफगानिस्तान की स्थिति यहाँ पर है, ईरान आपको कुछ यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, और पाकिस्तान आपको यहाँ पर मिलेगा, इस तरह से कुछ है। तो ये यहाँ पर जो है, ये तीनों ही कंट्री, यहाँ पर अफीम का काफ़ी उत्पादन होता है, और यहाँ से भारत में भी सप्लाई होता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माध्यम से। जो पाकिस्तान, जो भारत का पंजाब का बाउंड्री है, वहाँ पर आपको काफ़ी सप्लाई देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है? स्वर्णिम अर्धचंद्र में ये सम्मिलित किया जाता है। यहाँ पे आपको भारत के लिए चैलेंजेस है ये गोल्डन क्रिसेंट, क्योंकि ये भारतीय जो युवा हैं, खास करके पंजाब के युवा को काफ़ी दिग्भ्रमित कर रखा है, और वो नशा के शिकार हो चुके हैं। आपने उड़ता पंजाब मूवी देखा होगा, उसके बारे में सुना होगा। तो कहीं ना कहीं ये गोल्डन क्रिसेंट का उसका इफेक्ट है। देखिए यहाँ पे हम मैप बनाते हैं एक, ये हो गया इंडिया, ठीक है, और ये आपका सारा म्यांमार, और ये साउथ ईस्ट एशिया, और ये म्यांमार वगैरह हुआ, ठीक है, और ये हमारा, देखिए ये हमारा पाकिस्तान है, और ये आपको अफगानिस्तान मिलेगा, ठीक है, और इधर ईरान है। ये हो गया गोल्डन क्रिसेंट। और इधर जो होता है म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम, इनको बोला जाता है गोल्डन ट्रायंगल। ये हो गया गोल्डन क्रिसेंट, ये हो गया गोल्डन ट्रायंगल। भारत दोनों तरफ से, पूर्व व पश्चिम दोनों तरफ से अफीम की खेती और उसका जो व्यापार होता है उससे प्रभावित है। यहाँ नॉर्थ ईस्ट में अफीम का काफ़ी निर्यात किया जाता है, और यहाँ पे नशाखोरी को बढ़ावा दिया जा रहा है। कहाँ? इस गोल्डन ट्रायंगल के माध्यम से, और इधर गोल्डन क्रिसेंट के माध्यम से। तो भारत के लिए ये चैलेंजेस है दोनों ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह देश समूह जहाँ मक्का मुख्य रूप से प्रयोग में किया जाता है, तो मध्य अफ्रीका। अब देखिए ये ऑप्शन के हिसाब से इसमें छाटा जाएगा। मक्का तो जैसे यूएसए में भी मक्का का भी काफ़ी उत्पादन होता है, अर्जेंटीना में उत्पादन किया जाता है, लेकिन ऑप्शन में रहा होगा अफ्रीका, तो इसी कारण मध्य अफ्रीका को आंसर माना गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। सैक्रामेंटो सॉन जोक्विन घाटी, जो अमेरिका में अंगूर एवं साइट्रस फलों के उत्पादन के लिए विख्यात है, अवस्थित है कहाँ? कैलिफोर्निया राज्य में। कैलिफोर्निया जो है, यहाँ पर आपको मेडिटेरियन क्लाइमेट मिलेगा। कैलिफोर्निया में मेडिटेरियन क्लाइमेट मिलता है, इसी कारण यहाँ पे आपको साइट्रस जो फल होते हैं आपको यहाँ पे उत्पादन देखने को मिलता है कहाँ? कैलिफोर्निया में। आगे देखते हैं कथन और कारण। यूरोप के भूमध्य सागरीय क्षेत्र में व्यापारिक अंगूर की खेती विशिष्ट है। हाँ, ये सही है, यूरोप के भूमध्य सागर, यही हम चर्चा कर रहे थे कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र में व्यापारिक अंगूर की खेती होती है, और उसका 85% अंगूर शराब बनाने के काम में आता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। आगे देखते हैं। पहली बार उच्च उपज किस्म बीज विकसित किए गए थे मैक्सिको में। हाई यील्ड जो वैरायटी थे गेहूं की, वो कहाँ उत्पादन किया गया था? सबसे पहले मैक्सिको में। तो पहली बार उच्च उपज किस्म बीज ही कहाँ विकसित किया? मैक्सिको में। कत्था बनाने हेतु जिस पेड़ का लकड़ी का उपयोग करते हैं, खैरा से कत्था बनता है। अफ्रीका में मूंगफली प्रमुख फसल है गाम्बिया के। गाम्बिया की प्रमुख फसल है कौन? मूंगफली। ठीक है, मूंगफली का मूल स्थान है ब्राज़ील। शहतूश जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, पैदा होता कहाँ? चाइना में। आप चाइनीज़ मूवी देखते होंगे तो उसमें देखते होंगे यार रेशमी कपड़े का काफ़ी यूज होता है। इसका कारण यह है कि वहाँ के कल्चर में शामिल है, और वहाँ पे शहतूश का काफ़ी उत्पादन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। शहतूश साल बनाई जाती है चिरू के बालों से। शहतूश साल किससे बनाया जाता है? चिरू के बालों से। एपीकल्चर एक वैज्ञानिक पद्धति है जो संबंधित है शहद के उत्पादन से। शहद के उत्पादन को क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। विटिकल्चर अंगूर के उत्पादन को बोलते हैं विटिकल्चर। आगे सुमेलित करना है। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर हो गया, फ्लावर बोलते हैं, तो फ्लावर्स हो गया फ्लोरिकल्चर हो गया फूल की खेती। एग्रोनॉमी फसल की खेती हो गई, एग्रीकल्चर हम बोलते हैं। ओलेरिकल्चर सब्जी की खेती होती है, उसे ओलेरिकल्चर बोलते हैं।
और पोमोलॉजी, फल की खेती को बोलते हैं पोमोलॉजी। फिर से इसको देख लीजिए, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, सब्जियों की खेती ओलेरिकल्चर और फलों की खेती पोमोलॉजी। ठीक है, आगे देखते हैं। रेशम उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है, तो रेशम उत्पादन में चाइना का प्रथम स्थान है। ऑस्ट्रेलिया में, कथन कारण दिया हुआ कि ऑस्ट्रेलिया में गो पशुपालन कैटल रियरिंग जितना दूध के लिए है उसकी अपेक्षा मांस के लिए अधिक किया जाता है। ये सही है, गोपालन जो है कैटल रियरिंग। अब देखिए, गौ में सिर्फ गाय ही नहीं, तो जो भी पशु होती है, मवेशी होते हैं, उसका पालन किया जाता है ऑस्ट्रेलिया में किसके लिए, दूध की अपेक्षा मांस के लिए अधिक किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया वासी परंपरागत ट्रेडिशनली रूप से क्या है, मांसाहारी हैं, और ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। आगे देखते हैं, विश्व की बृहत्तम पशुधन समष्टि है चाइना में, विश्व की बृहत्तम पशुधन समष्टि है चाइना में। अब देखना होगा ऑप्शन में क्या था, उस हिसाब से यहाँ पे देखा जाएगा। ठीक है, यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका में बीफ की एक सुरक्षित एवं स्वास्थ्य खाद्य की छवि किसने नष्ट किया, मैडकाउ रोग ने। देखिए, यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका में बीफ की एक सुरक्षित एवं स्वस्थ खाद्य की छवि को किसने नष्ट किया, मैडकाउ। देखिए, मैडकाउ रोग हो जाने के कारण क्या है, बीफ को एक सुरक्षित खाद्य जो माना जा रहा था वो खत्म हो गया मैडकाउ के कारण, मैडकाउ रोग के कारण। देखिए, मांस है, मीट है, तो उसमें तो पशु जो रोग होते हैं वो उसकी वायरस हो सकते हैं, तो मैडकाउ रोग हुआ होगा, इसके कारण ये क्वेश्चन यहाँ पे बना है। विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादक देश है भारत, सर्वाधिक दूध उत्पादक देश है। दूध के अग्रणी उत्पादकों का सही आरोही क्रम क्या है, तो भारत सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, उसके बाद यूएसए, उसके बाद चाइना। भारत, यूएसए और चाइना। मक्का उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व में चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को, क्यूबा को बोला जाता है चीनी का कटोरा। आगे देखते हैं खनिज, जिसमें है कोयला। कोयला उदाहरण है किसका, प्रदार चट्टानों का। ये एक क्या है, अवसादी चट्टान है। कोयला क्या है, एक अवसादी चट्टान है। कोयला उच्च तेल कोयला कच्चा तेल व प्राकृतिक गैस कहलाते हैं, जीवाश्मिक ईंधन या बायोमास, ये बोलते हैं बायोफ्यूल, बोलते हैं इसको बायोफ्यूल बोला जाता है किसको, कोयला, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस को। आगे देखते हैं, सत्य कथन है चीन संसार में अग्रणी कोयला उत्पादक है, ये सही है। यूक्रेन में डोनाट्स बेसिन प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है, ये भी सही है। और ये डोनाट्स बेसिन जो है काफ़ी चर्चा में रहा था अभी, जिसे रसिया ने अभी अपने उसे अधिग्रहण कर लिया। यहाँ पे 4 स्टेट्स था यूक्रेन का, उसमें एक डोनेट्स्क भी शामिल था, डोनेट्स्क और लुहांस्क, इस तरह से 4 जो यहाँ पे स्टेट थे उसे रशिया ने अधिग्रहण कर लिया अपने में और उसे अलग कंट्रीज का नाम दे दिया। ठीक है, तो डोनाट्स बेसिन जो है कोयला उत्पादक क्षेत्र है। जर्मनी में सार जो है प्रमुख कोयला क्षेत्र है, और संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्य कोयला क्षेत्र अप्लेशियन प्रदेश है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है। डोनाट्स बेसिन कोयला उत्पादक क्षेत्र है। जर्मनी का सार जो क्षेत्र है वो कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यूएसए में का जो प्रमुख कोयला क्षेत्र उत्पादक है वो कौन है, अप्लेशियन प्रदेश। डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है कोयला के लिए। आगे सम्मिलित करना है, डोनाट्स यूक्रेन, कुजनेट्स रसिया, लंकाशायर यूके और सार जर्मनी। पत्थर के कोयले के भंडार में संसार में अग्रणी देश कौन है, अमेरिका, पत्थर के कोयले। विश्व में कोयले का आधे से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है चाइना और यूएसए से। रूर बेसिन क्षेत्र जो है जर्मनी का है, ये औद्योगिक क्षेत्र है रूर। अब देखते हैं आप जो छोटा नागपुर का पठार है उसे भारत का रूर कहा जाता है, वहाँ पे खनिज क्षेत्र का है वो छोटा नागपुर, तो ये रूर बेसिन जो है वहीं से नाम आया, रूर से ही नाम आया। छोटा नागपुर को भारत का रूर कहा जाता है, और रूर जो प्रदेश है कहाँ, जर्मनी में है। आगे देखते हैं, सर्वाधिक कोयला पाया जाता कहाँ, अमेरिका में। विश्व में सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है चाइना। देखिए, भंडार में है कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ, अमेरिका में, लेकिन उत्पादन कौन करता है, चाइना। रिकोवा झील क्षेत्र तंजानिया खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, वह क्या है, कोयला क्षेत्र है। आगे देखते हैं, लौह अयस्क। पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है, लौह अयस्क धातु सबसे ज़्यादा कौन है, लौह अयस्क। दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु लौह अयस्क। विश्व में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक कौन है, चाइना लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक है। देखिए यहाँ पर भी प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा लौह अयस्क कहाँ हो रहा है, चाइना में। विश्व में लौह अयस्क के 3 अग्रणी देश कौन है, तो चाइना, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील। चाइना, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील लौह अयस्क के बारे में बोला जा रहा है।
आयरन ओर जो होता है, आयरन ओर के 3 अग्रणी उत्पादक हैं। आगे देखते हैं लौह अयस्क क्षेत्र। लॉरेन बेसिन कहाँ मिलेगा आपको? फ्रांस में। लॉरेन बेसिन कहाँ है? फ्रांस में। मिडलैंड बेसिन यूके में है। किरूना स्वीडन में। कुस्तानो कजाकिस्तान में। फ्रांस का लॉरेंस क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? लौह और इस्पात के उद्योग के लिए। अन्य खनिज के बारे में चर्चा करते हैं। संसार में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चिली। तांबा कहाँ मिलेगा आपको? चिली में। कथन और कारण दिया हुआ। विश्व में अभी भी चिली तांबे का महत्वपूर्ण उत्पादक है, सही है। चिली विश्व का विशालतम पोर्फिरी तांबा निक्षेप से संपन्न है। ये जो है चिली जो है विश्व में का विशालतम पोर्फिरी ताम्र निक्षेपों से संपन्न है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो ये कहा गया कि कथन और कारण, तो कथन और कारण जो है पहला जो कथन था वो विश्व में चिली जो है तांबा का महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है, ये तो सही है। लेकिन क्या उसका कारण ये है कि वहाँ पे पोर्फिरी तांबा निक्षेप पाया जाता है? तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन स्टेटमेंट अपने आप में सही है कि चिली में पोर्फिरी तांबा निक्षेप है। अफ्रीकी देश जाम्बिया में तांबे के विपुल भंडार हैं। जाम्बिया में तांबे का विपुल भंडार है। फिर भी इस देश की आर्थिक प्रगति नहीं हो सकी क्योंकि समुद्री बंदरगाह नहीं है। जाम्बिया में आपको तांबे का निक्षेप मिलेगा, लेकिन वहाँ समुद्री बंदरगाह नहीं होने के कारण उसका विकास नहीं हो पाया है। जापान लगभग आत्मनिर्भर है, किसमें? तांबा में आत्मनिर्भर है लगभग। विश्व में स्वर्ण उत्पादन का सही अवरोही क्रम है। स्वर्ण उत्पादन का सही अवरोही क्रम है, पहला चाइना, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा रसिया और चौथा अमेरिका। फिर से बोलते हैं, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, रसिया और अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगोरली विख्यात है किसके लिए? स्वर्ण उत्पादन के लिए। कालगोरली किस लिए है? स्वर्ण उत्पादन के लिए। और कहाँ है ये कालगोरली? ऑस्ट्रेलिया में। कुलगार्डी ऑस्ट्रेलिया के जिस प्रांत में स्थित है वह है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। जो कुलगार्डी है वो आपको ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न पार्ट में मिलेगा, कुलगार्डी। जोहान्सबर्ग स्थित है स्वर्ण खनन के लिए, जानते होंगे आप जोहान्सबर्ग। वह देश जो भारत का सर्वाधिक स्वर्ण का निर्यात करता है स्विट्जरलैंड। वह देश जो भारत को सर्वाधिक स्वर्ण निर्यात कौन करता है? स्विट्जरलैंड। ठीक है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? मैक्सिको। बॉक्साइट कच्ची धातु है किसका? एल्युमिनियम का। आगे देखते हैं। विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो चाइना जो है विश्व का सबसे बड़ा एल्युमिनियम का उत्पादक है। टिन मिलता है प्लेसर निक्षेप में। संसार में टिन का अग्रणी उत्पादक है कौन? टिन का चीन। ठीक है। संसार के 3 अभयारण्य पेट्रोलियम उत्पादकों का सही क्रम है, तो संसार के 3 अग्रणी मतलब आगे पेट्रोलियम उत्पादकों का सही अवरोही क्रम कौन है? सऊदी अरब, यूएसए और रसिया। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से रहा होगा। और सऊदी अरब जो है अग्रणी उत्पादक है, उसके बाद रसिया है, यूएसए है, उसके बाद रसिया है। सऊदी अरब, यूएसए और रसिया। विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है सऊदी अरब। मध्य पूर्व के प्रमुख तेल उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम, तो सऊदी अरब सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, फिर यूएई करता है, ईरान करता है, इराक करता है, कुवैत करता है। सऊदी अरब, यूएई, ईरान, इराक और कुवैत। सही कथन है। तो मध्य पूर्व में संसार के पेट्रोलियम का लगभग 60% भंडार पाया जाता है। अलास्का में टेक्सास के समतुल्य पेट्रोलियम भंडार प्रमाणित है। अलास्का में टेक्सास के पास आपको पेट्रोलियम भंडार मिल जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका पेट्रोलियम का प्रमुख उत्पादक एवं प्रमुख आयातक दोनों ही है। यूएसए जो है पेट्रोलियम का प्रमुख उत्पादक भी है और आयातक भी है। दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश है इंडोनेशिया। जो है दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश है। विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार कहाँ है? वेनेजुएला में सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। वह देश जो गैसोहॉल का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो यूएसए जो है गैसोहॉल का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है यूएसए। तेल की वैश्विक कीमतों के संदर्भ में ब्रेंट क्रूड ऑयल का समाचारों में प्रायः उल्लेख आता है। इस पद का अभिप्राय है यह कच्चे तेल का प्रमुख वर्गीकरण है। यह उत्तरी सागर से प्राप्त किया जाता है। ब्रेंट क्रूड ऑयल कहाँ से मिलेगा आपको? नॉर्थ सी से। वर्ष 2009 के पूर्वार्ध में पीस पाइपलाइन नामक व्यावसायिक समझौता हुआ था ईरान और पाकिस्तान के मध्य। 2009 के आसपास में ईरान और पाकिस्तान के बीच पीस पाइपलाइन का व्यापारिक समझौता हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह देश जिसमें 1857 में खनिज तेल
आर्थिक स्तर पर निकाला गया, तो रोमानिया में 1857 में खनिज तेल आर्थिक रूप से निकाला गया था। जैव ईंधन बनाया जाता है, तो जैव ईंधन बनाया जाता है, आप गन्ना से बना सकते हैं, मक्का, सोयाबीन, रैपसीड और जेट्रोफा से जैव ईंधन बना सकते हैं। अब अगला है धातु यूरेनियम। संसार में यूरेनियम का अग्रणी उत्पादक कौन है? कजाकिस्तान। वह देश जो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है, कनाडा। कनाडा यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है। दुनिया का सर्वाधिक आणविक खनिज उत्पादक देश है कजाकिस्तान। यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में। विश्व में यूरेनियम का बृहत्तम भंडार मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में। यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है कनाडा को। यूरेनियम सिटी कहाँ स्थापित हुआ? कनाडा में। वह खनिज जिससे रेडियम प्राप्त होता है, तो पिंच ब्लेड से रेडियम प्राप्त होता है। वह देश जो बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है, तो कनाडा यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है। सबसे ज़्यादा यूरेनियम कहाँ मिलेगा आपको? कजाकिस्तान में। भंडार कहाँ मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया में। देखिए, अग्रण्य उत्पादक है कजाकिस्तान और भंडार है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया भंडार है, ठीक है, और उत्पादक है कजाकिस्तान। आगे देखते हैं। विविध खनिज का विविध है। प्राकृतिक कपूर प्राप्त होता है, तो प्राकृतिक कपूर प्राप्त होता है चीन और जापान के एक देशज वृक्ष से। चीन और जापान में एक देशज वृक्ष है जहाँ से प्राकृतिक रूप से कपूर को प्राप्त किया जाता है। वह खनिज सूची जो अलौह धातुओं को दर्शाती है, तो निकेल अलौह है, जस्ता भी अलौह है और एल्युमिनियम भी अलौह है, तांबा भी अलौह है। निकेल, जस्ता, तांबा और एल्युमिनियम ये चारों ही अलौह धातु हैं। अब अगला मिलान करना है खनिज और उत्पादक क्षेत्र। कोयला, खरगंडा बेसिन। खरगंडा बेसिन किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला उत्पादन के लिए। हाईविल्ड सोना के लिए। क्रिबोई रोग लौह अयस्क के लिए। खनिज तेल शान सिकियांग घाटी के लिए और तांबा एरिजोना के लिए। देखिए, इसे जस्ट याद कर लीजिए, इसे इसमें कुछ समझाया नहीं जा सकता। कोयला, खरगंडा बेसिन, हाईविल्ड सोना, क्रिबाई रोग लौह अयस्क, सान जैक्विन घाटी खनिज तेल और एरिजोना तांबा। फिर से मिलान करते हैं खनिज और उत्पादक क्षेत्र का। खनिज तेल वेनेजुएला, तांबा जाम्बिया, मैग्नीज गैबोन और बॉक्साइट गुयाना। ठीक है, अगला देखते हैं डॉनसन बेसिन। डॉनसन बेसिन कहाँ है? डॉनसन बेसिन किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। मिसाबी लौह अयस्क के लिए। मोसुल खनिज तेल के लिए। ट्रांसवाल सोना के लिए। डॉनसन बेसिन कोयला, मिसाबी लौह अयस्क, मोसुल खनिज तेल, ट्रांसवाल सोना के लिए। फिर से मिलान करना है। मिसाबी लौह अयस्क अभी हमने ऊपर पढ़ा था। बाकू खनिज तेल, ठीक है, बिंघम तांबा और पोर्ट रेडियम यूरेनियम। बाकू प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए? पेट्रोलियम उत्पादन के लिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेसाबी रेंज जिस उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो मेसाबी रेंज लौह अयस्क के उत्पादन के लिए जाना जाता है, मेसाबी रेंज। आगे देखते हैं, सुमेलित करना है। किम्बरले हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। विटवाटरसरैंड सोना के लिए, कटंगा तांबा के लिए और सार कोयला के लिए। फिर से पढ़ते हैं। किम्बरले हीरा, विटवाटरसरैंड सोना, कटंगा तांबा, सार कोयला। संसार में टाइटेनियम का अग्रणी उत्पादक कौन है? चाइना जो है टाइटेनियम का अग्रणी उत्पादक है। आगे देखते हैं। विश्व में बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक है ऑस्ट्रेलिया। बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक है। जिस खनिज के कारण चिली प्रसिद्ध है, तो वो नाइट्रेट के कारण वहाँ चिली जो प्रसिद्ध है। कई बार बोला जाता है कि नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण वहाँ पे तांबा की भी अधिकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सही सम्मिलित करना है देश और खनिज। बोल्विया टीन, बोल्विया में आपको टीन मिलेगा। ब्राज़ील लौह अयस्क, मेक्सिको चांदी, पेरू नाइट्रेट, पेरू सोना। हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है रसिया में हीरा मिलेगा। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धतम शामिल होते हैं, तो कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम जो है ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्ध रूप से ये सारी चीज़ें शामिल है। अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश है DR कांगो में जो है तांबा का उत्पादन होता है। अफ्रीकन कंट्री कांगो जो है तांबा उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं लौह इस्पात केंद्र और देश, इसके मिलान करना है। हैमिल्टन लौह इस्पात केंद्र है और हैमिल्टन कहाँ है? कनाडा में है। बर्मिंघम UK में है। एसन कहाँ है? जर्मनी में। और एसन चाइना में है। एसन है जर्मनी में और अनसन है कहाँ? चाइना में। चाइना में आप ऐसे भी अनशन नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे अनशन कंट्री बना हुआ है। अनशन जो है लौह इस्पात केंद्र है
कहाँ, चाइना में। एसन जर्मनी में। बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम। हैमिल्टन कनाडा। आगे देखते हैं पीटर्सबर्ग। पीटर्सबर्ग लौह इस्पात उद्योग। संघाई सूती वस्त्र उद्योग। पीटर्सबर्ग कहाँ मिलेगा आपको, यूएसए में। संघाई चाइना में मिलेगा, सूती वस्त्र उद्योग वहाँ पे है। डुंडी स्कॉटलैंड, जूट वस्त्र उद्योग। और लेनिनग्राड सेंट पीटर्सबर्ग पोत निर्माण के लिए। लेनिनग्राड किसके लिए प्रसिद्ध है, पोत निर्माण के लिए। फिर से सुमेलित करना है। सलेम लौह इस्पात उद्योग के लिए। लॉस एंजलिस हवाई जहाज। अबादान तेल शोधन। और नगोया सूती वस्त्र उद्योग के लिए। ठीक है, फिर से इसको रिपीट करते हैं। सेलेम लौह इस्पात, लॉस एंजलिस हवाई जहाज, अबादान तेल शोधन और नगोया सूती वस्त्र और ऑटोमोबाइल्स के लिए। फिर से सुमेलित करना है। डिट्रॉइट ऑटोमोबाइल्स। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो भी हम चर्चा कर रहे हैं सूची मिलान करने के लिए, ये सबको जरूर ध्यान से देखिएगा। तो डिट्रॉइट जो है ऑटोमोबाइल्स के लिए है। मैग्नेटिस गार्स्क लौह इस्पात उद्योग के लिए। देखिए मैग्नेट है तो मैग्नेटिक लोहा जो है मैग्नेट में चिपकता है, तो इसी तरह से इसको याद कर लीजिए। जोहान्सबर्ग सोना खनन के लिए। और बर्मिंघम लौह इस्पात के लिए। अब फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ओसाका कहाँ मिलेगा, जापान में, वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। याकोहामा जापान में है, पोत निर्माण के लिए। ह्यूस्टन, ह्यूस्टन तेल और प्राकृतिक गैस। अनसन ये है चाइना में, लौह इस्पात। और हवाना सिगार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चेलियाबिंस्क कहाँ के लिए प्रसिद्ध है। चेलियाबिंस्क जो है धातु और सैन्य मशीनरी के लिए प्रसिद्ध है। मिलान रेशम वस्त्र उद्योग है। आप देखते होंगे मिलान कंपनी की बहुत सारी जो क्लॉथ्स हैं आपको मिलता है मिलान का, और वो मिलान कहाँ है, इटली में है, और रेशम वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल। मॉस्को धातु रसायन और मशीनरी। मॉस्को धातु रसायन और मशीनरी के लिए। सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है ओसाका। फिर से सुमेलित करना है। शेफील्ड, शेफील्ड है कटलरी के लिए प्रसिद्ध है। वेनिस कांच निर्माण। ग्लासगो पोत निर्माण। ओटावा कागज निर्माण। फिर से बोलते हैं। शेफील्ड कटलरी, वेनिस कांच निर्माण, ग्लासगो पोत निर्माण और ओटावा कागज के लिए। आगे आते हैं। ह्यूस्टन टेक्सास में है, जो यूएसए का राज्य है। अब पोत निर्माण केंद्र, उसके बारे में चर्चा किया जा रहा है मिलान करने के लिए। ह्यूस्टन टेक्सास, एस्पेरोज पॉइंट मैरीलैंड, न्यू अर्लियंस न्यू लुजियाना और कमेडन न्यू जर्सी। फिर से सुमेलित करना है। कुजबास जो है रसिया में स्थित है। रेड बेसिन चाइना में है। रेड बेसिन कहाँ मिलेगा आपको, चाइना में। ब्रिस्टल यूनाइटेड किंगडम में मिलेगा। रेड बेसिन कहाँ है, चाइना में है। ब्रिस्टल यूनाइटेड किंगडम में है। और न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया, न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए रेड बेसिन चाइना में, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो कम्युनिस्ट होते हैं, चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है और रेड कलर उनकी पहचान है, लाल झंडा। तो रेड बेसिन कहाँ, चाइना में मिलेगा। ब्रिस्टल यूनाइटेड किंगडम, न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया। फिर से औद्योगिक केंद्र में आ जाइए। किनकी जापान जो है औद्योगिक क्षेत्र है, किनकी जापान में है। कैंटन है चाइना में। लॉरेन है फ्रांस में। और बेली हॉरिजेंटल है कहाँ, ब्राज़ील में। बेली हॉरिजेंटल नहीं मिलेगा तो भी आप ब्राज़ील से बेलो हॉरिजेंटल मिलान कर सकते थे। ठीक है, इनके नाम में सिमिलरिटी है। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से। क्लीवलैंड, क्लीवलैंड लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मेसाबी रेंज लौह अयस्क के लिए। फिलाडेल्फिया पोत निर्माण के लिए, फिलाडेल्फिया पोत निर्माण के लिए। फिर से सुमेलित करना है। लंकाशायर जो है यूके में है। रूर प्रदेश जर्मनी में है। कैहिन जापान, कैहिन और किनकी कहाँ है, जापान में है। दक्षिणी अपलेशन प्रदेश यूएसए में है। दक्षिणी अपलेशन कहाँ है, यूएसए में। ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, चाइना। ऊनी वस्त्र उत्पादकों में उत्पादक केंद्रों में से जर्मनी से संबंधित है। तो वुपरताल जो है ऊनी वस्त्र उत्पादक है, क्षेत्र है, और ये कहाँ है, जर्मनी में। विश्व में सूती वस्त्रों का अग्रणी कौन है, चाइना। फुटलूज उद्योग एक उदाहरण है, जैसे सॉफ्टवेयर उद्योग जो होते हैं फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है। ठीक है, ये कहीं भी स्थापित हो सकते हैं, इनके लिए मार्केट चाहिए। मार्केट की निकटता इनके लिए मुख्य आवश्यकता होती है। जहाँ पे डिमांड होगा सॉफ्टवेयर कंपनी वहाँ पे स्थापित हो जाएगी। फुटलूज उद्योग कहा जाता है। ठीक है, वह उद्योग जिसकी अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है। तो जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं ये भी फुटलूज इंडस्ट्री में आएंगे। सॉफ्टवेयर भी फुटलूज जो है इंडस्ट्री में आते हैं। फुटलूज इंडस्ट्री जो होते हैं, मैंने आपको बताया कि इसके लिए कच्चा माल का स्रोत के पास होना जरूरी नहीं है। परिवहन लागत का इसके ऊपर असर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये अब जैसे जो बेकरी वाले हैं, तो बेकरी आप कहीं भी लगा सकते हो।
या घड़ी विनिर्माण करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स, हीरा उद्योग, तो इसके लिए कच्चे माल की निकटता आवश्यक नहीं है, तो इसको इसको क्या बोलेंगे, फूटलूज उद्योग। जापान विश्व के अग्रणी औद्योगिक देशों में से एक है क्योंकि उसके पास उच्च तकनीकी क्षमता है। जापान औद्योगिक देश है क्योंकि उसके पास हाई टेक्नोलॉजी कैपेसिटी है। आगे देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। रूर औद्योगिक प्रदेश कहाँ मिलेगा आपको, जर्मनी में, हमने चर्चा किया था। फ्लैंडर्स औद्योगिक प्रदेश बेल्जियम और फ्रांस में है फ्लैंडर्स। स्कॉटलैंड औद्योगिक क्षेत्र यूके में, यूके के पार्ट में ही स्कॉटलैंड है, ठीक है। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है, न्यू इंग्लैंड औद्योगिक क्षेत्र आपको मिलेगा यूएसए में। सत्य कथन को मिलाना है। खोई को ऊर्जा उत्पादन के लिए जैव मात्रा ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है, बिल्कुल सही है, खोई का भी प्रयोग किया जा रहा है जैव मात्रा के लिए। और सोरे को एथेनॉल उत्पादन के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ये भी स्टेटमेंट सही है, दोनों कथन सही है। कागज लुगदी बनाने हेतु काष्ठीय कच्चा पदार्थ के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, पॉपुलर जो एक वृक्ष है उसका इस्तेमाल किया जाता है कागज लुगदी बनाने में। आगे देखते हैं, बाजार आधारित लौह इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं कहाँ पर, तो जापान में है बाजार आधारित लौह इस्पात कारखाने। कथन सही है, ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है, सही है। जापान के सभी लौह इस्पात उद्योग केंद्र दक्षिणी तटीय क्षेत्रों में स्थित है, ये भी सही है। जापान का उत्तरी क्यूशु क्षेत्र ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। फिर से बोलते हैं, कुआसा को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। जापान के सभी लौह इस्पात उद्योग केंद्र दक्षिण तटीय क्षेत्र में स्थित है, और जापान का उत्तरी क्यूशु क्षेत्र ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। जोहान्सबर्ग, न्यूयॉर्क, लंदन और सिंगापुर में धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है, तो धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र आपको मिलेगा लंदन में। आगे देखते हैं, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। कागज उद्योग जो ओंटारियो जो है कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ओंटारियो कहाँ मिलेगा आपको, कनाडा में, ठीक है। रासायनिक उद्योग मिलेगा टेक्सास में, और मोटर कार नगोया में मोटर कार। अब परिवहन है टॉपिक, तो कथन और कारण दिया हुआ, संसार में उत्तरी अटलांटिक नौ परिवहन मार्ग सबसे अधिक व्यस्तम समुद्री मार्ग है, ये कथन सही है। वह संसार के 2 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है, ये भी कथन सही है। देखिए, उत्तरी अटलांटिक नौ परिवहन मार्ग क्या है, जैसा कि हमने बताया था कि मान लिया ये अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका है, और ये यूरोप मिलेगा, ये आपको भूमध्य सागर मिलेगा, और ये आपको अफ्रीकन कंट्री मिलेगा। तो नॉर्थ अटलांटिक ये हो गया। अब देखिए, विकसित कंट्री है अमेरिका, और यूरोप भी विकसित कंट्री है, और दोनों के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र भी आपको इसके किनारे मिल जाएंगे। तो ये जो मार्ग होगा ये व्यस्त मार्ग होगा, तो उत्तरी अटलांटिक नौ परिवहन मार्ग क्या होगा, सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग होगा, ठीक है, क्योंकि यह 2 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र को जोड़ रहा है। आगे देखते हैं, संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर, जो अभी हमने चर्चा किया ऊपर। आगे देखते हैं, दिल्ली से टोक्यो तक उड़ान में हवाई पतन आते हैं। अब देखिए, दिल्ली से टोक्यो जाना है तो आपको कौन कौन से पतन आएंगे, बैंकॉक आएगा, थाईलैंड, वियतनाम, हांगकांग और ताइपे। आपको जाना है टोक्यो, ये टोक्यो है, और ये हमारा इंडिया है। आपको जाना पड़ेगा थाईलैंड, वियतनाम, हांगकांग और टोक्यो, इस तरह से आपको जाना पड़ेगा। आगे देखते हैं, पर्थ से लंदन तक का लघुत्तम वायुमार्ग क्या होगा, पर्थ से मुंबई जाना है आपको, सॉरी पर्थ से लंदन जाना है, पर्थ से लंदन जाना है। पर्थ कहाँ मिलेगा आपको, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो पर्थ से मुंबई जाने के लिए, सॉरी पर्थ से लंदन जाने के लिए आपको मुंबई आना पड़ेगा, यहाँ से रोम जाना पड़ेगा, लंदन जाना पड़ेगा, ठीक है। पर्थ से लंदन जाने के लिए जो मार्ग होगा आपका, पर्थ, मुंबई, रोम और लंदन। लुफ्थांसा विमान सेवा कहाँ का है, जर्मनी का है लुफ्थांसा विमान सेवा। आगे देखते हैं, रेल मार्ग और शहर को मिलान करना है। यूरोपीय पार महाद्वीपीय रेल मार्ग पेरिस से वार्सा जाती है। पार एंडीज बालपेरोस से ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना। पार साइबेरिया सेंट पीटर्सबर्ग। ओरिएंट एक्सप्रेस पेरिस से इस्तांबुल। अब देखिए, आपको नहीं भी पता होगा तो आप कुछ कुछ नाम जानते होंगे, तो उससे भी आप इस आंसर को मिला सकते हैं। अब देखिए, यूरोपीय है तो पेरिस यूरोपीय होगा। पार एंडीज तो एंडीज दक्षिणी अमेरिका आपको मिल जाएगा, तो ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना का है, राजधानी ब्यूनस आयर्स। तो बालपेरोस से ब्यूनस आयर्स हो गया। पार साइबेरिया, साइबेरिया आपको जो लेनिनग्राड व्लादिवोस्तोक जो है वहाँ पे मिल जाएगा। और ओरिएंट एक्सप्रेस पेरिस से इस्तांबुल, ठीक है। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे जिन 2 रेलवे स्टेशन के बीच चलती है, तो मॉन्ट्रियल से वैंकूवर के बीच में चलती है कैनेडियन पैसिफिक रेलवे। तीव्रगामी रेलवे के लिए निर्मित भूमिगत
यूरो सुरंग द्वारा जुड़ने वाला देश है? यूरो सुरंग, इंग्लैंड और फ्रांस जो है यूरो सुरंग द्वारा जुड़ा हुआ है। शिकान नामक लंबी रेल सड़क स्थित है कहाँ? जापान में। शिकान जो है एक रेल सड़क सुरंग है कहाँ? जापान में। पतन और बंदरगाह, जापान का सबसे व्यस्तम समुद्री पतन है योकोहामा। ऑस्ट्रेलिया का पतन नगर नहीं है तो कैनबरा ऑस्ट्रेलिया का पतन नगर नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय है संघाई। पोत भार टन मान की दृष्टि से विश्व का व्यस्तम बंदरगाह कौन है? तो संघाई जो है अधिकतम भार को वहन करने हेतु पोतभार के रूप में व्यस्तम बंदरगाह है कौन? संघाई। वेनेजुएला में तेल पतन के रूप में विकसित किया गया किसको? मरकैबो पतन। मरकैबो पतन को वेनेजुएला में जो है तेल पतन के रूप में विकसित किया गया है। आगे देखते हैं, अलेक्जेंड्रिया समुद्र पतन कहाँ है? मिस्र में है अलेक्जेंड्रिया समुद्र पतन। पोर्ट डायमंड स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। पोर्ट डायमंड कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। वह बंदरगाह जिससे विश्व का कॉफी पोर्ट के रूप में जाता है तो सेंटोस को जो है कॉफी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता है चाइना। ग्वादर पतन जो है पाकिस्तान में स्थित है। ग्वादर पतन कहाँ है? ग्वादर फोर्ट पाकिस्तान में है। सुमेलित करना है, रोटरडम नीदरलैंड। रोटरडम बंदरगाह कहाँ है? नीदरलैंड में है। इगारको रशिया में है। मोंटेवीडियो उरुग्वे में है और जकार्ता इंडोनेशिया में है बंदरगाह और देश हमने मिलान कर लिया। रोटरडम नीदरलैंड, इगारको रशिया, मोंटेवीडियो उरुग्वे, जकार्ता इंडोनेशिया। अब देखिए मानचित्रण के बारे में यहाँ पे बताया गया है क्वेश्चन में। मानचित्रण एक बार देख लेते हैं। समदाब रेखाओं को दर्शाने वाले दैनिक मौसम मानचित्र उदाहरण है। समदाब है तो आइसो ये हो जाएगा, आइसोप्लिमिथ इसको बोलते हैं या आइसोबार्स भी बोल सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन क्या है? समदाब रेखाओं को दर्शाने वाला दैनिक मौसम मानचित्र। अब देखिए मौसम मानचित्र है तो इसको बोला जाता है सममान रेखा मानचित्र। सममान रेखा मानचित्र आइसोपेरिथ बोला जाता है इसको, ठीक है। आइसोगोनिक रेखाएं हैं, समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं को बोला जाता है आइसोगोनिक। आइसोगोनिक बोला जाता है समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाओं को। जल के अंदर समान गहराई के बिंदुओं को मिलाकर खींची जाने वाली रेखाओं के आपको बोलते हैं आइसोबाथ, ठीक है। समान गहराई वाले जल के अंदर समान गहराई वाले बिंदुओं को मिला देंगे तो आइसोबाथ हो जाएगा। उच्च दाब दिखाने वाला सबसे सही तरीका क्या है? समोच्च रेखा, उच्चावाच दिखाने के लिए। अब देखिए उच्चावाच जो हम दर्शाते हैं, जिसमें उच्चावाच को हम कैसे दर्शाते हैं? समोच्च रेखाओं के द्वारा, ठीक है। अब अगला है विविध। संसार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां शीत और उष्ण सागरीय धाराएं मिलती है। जहां जैसा कि हमने बताया था लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम के पास यहाँ पे डॉगर बैंक बन रहा है, तो यहाँ पे आपको सर्वाधिक मत्स्य क्षेत्र मिलेंगे। उसी तरह से कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ आपको अलग अलग बैंक का निर्माण होता है और यहाँ पे ठंडी और शीत धाराएं मिलती हैं, वहाँ पे मत्स्य का बड़ा क्षेत्र प्राप्त होता है। ग्रैंड बैंक स्थित है उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पे। सॉरी, यहाँ पे अच्छा हमने ये डॉगर बोल दिया था, ये ग्रैंड बैंक है। क्या है? ग्रैंड बैंक है। कहाँ पर? उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पे स्थित है ग्रैंड बैंक, जहाँ पे गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर की जलधारा जो मिलती है, कहाँ मिलती है? ग्रैंड बैंक के पास में मिलती है। और यूरोप के पास जो पश्चिमी तट में होगा वहाँ पे उसको बोला जाता है डॉगर बैंक। तो ग्रैंड और डॉगर ये क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? अमेरिका के पूर्वी तट पर, ठीक है। भूगोल में नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जी टेलर ने। नवनियतिवाद, देखिए नवनियतिवाद क्या होता है? एक होता है नियतिवाद, ठीक है, एक होता है मानववाद। नियतिवाद बोलता है प्रकृति जो है वो डिसीजन करती है कि मनुष्य कैसे चलेगा, जीवधारी कैसे रहेंगे। मानववादी बोलते हैं कि नहीं, मानव डिसाइड करता है कि उसे कैसे रहना है, किस तरह से करना है। तो ये बहुत बड़ा थ्योरी है नियतिवाद और मानववाद का। इन दोनों के बीच में नवनियतिवाद आया। इसमें ये कहा गया कि नहीं, प्रकृति और मनुष्य दो अलग अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे के संतुलन पर चलते हैं और मनुष्य को उस तरह से कार्य करना चाहिए जैसे प्रकृति उसे अनुमति देती है। जैसे यदि प्रकृति का रेड सिग्नल है तो आप गाड़ी मत चलाओ, लेकिन यदि ग्रीन सिग्नल मिलता है तो आप गाड़ी को आगे ले जाओ। इसका मतलब प्रकृति यदि अनुमति देता है तो आप उस तरह से कार्य करो। आप विकासात्मक कार्य प्रकृति के
का जो सीमा है उसका उल्लंघन आप मत करो, ये बोलता है नवनियतिवाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपनी पुस्तक इंट्रो क्या है, इंट्रोड्यूसिंग कल्चर ज्योग्राफी, अपनी पुस्तक इंट्रोड्यूसिंग कल्चर ज्योग्राफी में जेई स्पेंसर एवं W.L. टॉमस ने विश्व को विभाजित किया है 11 सांस्कृतिक प्रदेशों में। देखिए, जो वर्ल्ड कल्चरल डिवीजन हुआ है ये किसने किया है, जेई स्पेंसर और टॉमस ने किया है, और इन्होंने 11 भागों में बांटा था, और इसका नाम था इस बुक का इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल ज्योग्राफी। ये किनका है, जेई स्पेंसर और W.L. टॉमस का। इन्होंने 11 सांस्कृतिक प्रदेशों में बांटा है इसे, पूरे वर्ल्ड को। ठीक है, आगे देखते हैं। सुमेलित करना है। मधेसी नेपाल में मिलेंगे, रोहिंग्या म्यांमार में। सही कथन है। क्यूबा को विश्व का चीनी कटोरा कहा जाता है, हमने पढ़ा था ऊपर। हांगकांग चीन का विशिष्ट प्रशासनिक प्रदेश है, और ऑस्ट्रेलिया एक संघीय राज्य है। समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा कहा जाता है आइसोहाइट। आगे देखते हैं। सही कथन है। तो भौमिक मील की दूरी समुद्री मील से कम होती है। सही बात है, समुद्री मील से भौमिक मूल जो होती है 1.6 किलोमीटर होता है। भौमिक मील 1.1 मील में होता है 1.6 किलोमीटर, और जो समुद्री मूल होता है शायद 1.78 होता है, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, 1.78 किलोमीटर। अर्जेंटीना में आपको पंपास घास का मैदान मिल जाएगा। कनाडा में मोनिटाबो, देखिए ये पंपास जो है घास का मैदान है, और कहाँ मिलेगा, अर्जेंटीना में। कनाडा में एक क्षेत्र है मनीटोबा। ठीक है, मोरक्को में एटलस पर्वत है, और दक्षिण अफ्रीका में किम्बरले खान है। किम्बरले खान कहाँ मिलेगा, दक्षिण अफ्रीका में। फिर से सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। ध्रुव तारा कहाँ दिखेगा आपको, उत्तर दिशा में। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है। ग्रीनलैंड आर्कटिक महासागर में दिखेगा, और विस्फोट होगा तो ध्वनि होगा। फिर से अगला है मिलान करने के लिए। ग्रेट विक्टोरिया स्थल कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। ग्रैंड कैनियन USA, लेक बेनिपेग कनाडा, दक्षिणी आल्प्स न्यूजीलैंड। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया कहाँ, अमेरिका में। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया अमेरिका में। सुमेलित करना है। साइकन रेलवे सुरंग जापान, पेट्रोनॉस टावर्स मलेशिया, अपलेशियन पथ USA, और रोगन बांध तजाकिस्तान। फिर से इसे सुमेलित कीजिए। साइकन रेल सुरंग जापान में है, पेट्रोनॉस टावर्स मलेशिया में, अपलेशियन पथ USA में, और रोगन बांध तजाकिस्तान में। बरमुडा त्रिभुज कहाँ मिलेगा आपको, तो पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में। पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में आपको बरमुडा ट्रायंगल मिलेगा। फिर से सुमेलित करना है। स्वर्णिम त्रिकोण दक्षिण पूर्व एशिया का अफीम उत्पादक क्षेत्र, हमने चर्चा किया था जब गोल्डन क्रिसेंट बता रहे थे, उसमें हमने गोल्डन ट्रायंगल का भी चर्चा किया था। बरमुडा त्रिकोण उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग में। सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा कहा जाता है म्यांमार को, और रेड बेसिन चाइना में। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है कैप कैनेडी में। संयुक्त राज्य अमेरिका का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है, कैप कैनेडी में। आगे देखते हैं। वह देश जिसके उपग्रहों से अंटार्कटिका का विस्तार एवं विस्तृत एवं संपूर्ण मानचित्र बनाने में सहायता मिलता है। अंटार्कटिका का विस्तृत एवं संपूर्ण मानचित्र बनाने में सहायता मिलता है, कहाँ से मिली है, कनाडा से। वह देश जिसके उपग्रहों से, किसके उपग्रहों से, तो कनाडा के उपग्रहों से अंटार्कटिका का विस्तृत एवं संपूर्ण मानचित्र बनाने में सहयोग मिला है। विश्व में मदिरा का बृहत्तम उत्पादक है, तो मदिरा का उत्पादक है कौन, फ्रांस। पेड़ की आयु का पता लगाया जाता है उसके धर के बलयों के गणना करके। जैसे पेड़ होता है तो उसमें आप देखते होंगे बलय होता है, तो उसको उसकी गणना करके आप पेड़ की आयु का पता लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोपाक्वाना पुलिन अवस्थित है, तो कोपाक्वाना पुलिन अवस्थित है रियो डी जेनेरियो में। ये कहाँ मिलेगा आपको, ब्राज़ील में। रियो डी जेनेरियो कहाँ मिलेगा आपको, ब्राज़ील में। कोपाक्वाना पुलिन स्थित है वहाँ पर, रियो डी जेनेरियो में। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला है भारत में। भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला है, और ये शायद कहाँ है, उत्तराखंड में है। एक बार कंफर्म कर लीजिएगा इसको। यूरोपीय संघ का मुख्यालय अवस्थित है ब्रुसेल्स में। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है, लंदन में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है, लंदन में। फिर से मिलान करना है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी, जिनेवा बोलते हैं इसको। रेड क्रॉस सोसाइटी कहाँ मिलेगा आपको, जिनेवा में। हेग में है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का जो मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स में है। और खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है, रोम में है। फिर से बोलते हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय जिनेवा में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय ब्रुसेल्स में, और खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में।
पूर्व की ओर देखो नीति के संदर्भ में सत्कथन है। भारत पूर्वी एशियाई मामलों में स्वयं को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय नायक के रूप में स्थापित करना चाहता है। भारत अपने दक्षिण पूर्वी एशियाई पड़ोसियों के साथ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध की पुनः स्थापना चाहता है। तो पूर्व की ओर देखो की नीति का यही संदर्भ है। आगे देखते हैं। कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा के लिए वीजा लेना पड़ता है क्योंकि यह स्थित है चाइना तिब्बत में। कैलाश मानसरोवर कहाँ है? चाइनीज तिब्बत में है। ऑस्ट्रेलिया वासी क्रिसमस मनाते हैं गर्मी के मौसम में। 25 दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा? गर्मी होगा। वह देश जिसके आसियान में केवल वार्ता भागीदार का दर्जा है, तो भारत एक वार्ता भागीदार है। आसियान का पार्ट नहीं है भारत। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत की जो अवस्थिति है वो साउथ एशिया की है, ना कि साउथ ईस्ट एशिया की। ठीक है, तो लेकिन वार्ता भागीदार में ये भारत शामिल है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है। लीनिंग टावर ऑफ पीस, पीसा की झुकी हुई मीनार इटली में है। एलिसी पैलेस स्थित है फ्रांस में। उड़ाका पक्षियों में सबसे ऊंचा कद वाला कौन है? सारस। उड़ाका पक्षियों में सबसे ऊंचा कद वाला कौन है? सारस। सबसे अधिक डाकघर वाला देश है भारत। चेरनोबिल आपदा जो परमाणु घटित हुआ था कहाँ है? यूक्रेन में। लीप फॉरवर्ड पॉलिसी के कारण भूखमरी से लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी चाइना में। लीप फॉरवर्ड पॉलिसी लाया गया था चाइना में और लाखों लोगों को भूखमरी से मृत्यु हो गई थी। नाभिकीय शक्ति क्षमता की दृष्टि से प्रमुख देशों का क्रम है, तो यूएसए, फ्रांस, रसिया, चाइना। यहाँ पे नाभिकीय क्षमता का अवरोही क्रम दिखाया गया है। भारत में ऊर्जा उत्पादन की कुल प्रतिष्ठित क्षमता एवं उसके प्रतिशतता के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। फिर से बोलता हूँ, भारत में ऊर्जा उत्पादन की कुल जो क्षमता स्थापित है उसको अवरोही क्रम से जाना है। तो जल से सबसे ज़्यादा है, फिर प्राकृतिक गैस का है, फिर नाभिकीय है, फिर डीजल है। जल से सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त करता भारत, जल ऊर्जा मतलब जल विद्युत ऊर्जा जिसको हम बोलते हैं, फिर प्राकृतिक गैस से, फिर नाभिक से, फिर डीजल से। भारत में ऊर्जा उत्पादन की कुल प्रतिष्ठित क्षमता में उसकी प्रतिशत के अनुसार यहाँ पे दिखाया गया है। अब देखिए यहाँ पर कोयला नहीं दिया होगा ऑप्शन, तो इसी कारण इसको कोयला को शामिल यहाँ पे नहीं किया है। ठीक है, वैसे सबसे ज़्यादा जो हमारा जो ऊर्जा उत्पादन या जो प्राप्ति है वो किससे है? कोयला उत्पादन से हो रहा है। ठीक है, ताप विद्युत केंद्र से। 40 कबीलों का देश कहा जाता है किर्गिस्तान को। 40 कबीलों का देश कहा जाता है और एड्रियाटिक सागर की रानी के नाम से जाना जाता है वेनिस शहर को। वेनिस शहर को एड्रियाटिक सागर की रानी के रूप में जाना जाता है। और इस तरह से हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी पॉइंटर, घटना चक्र पॉइंटर समाप्त होता है। आपसे निवेदन पुनः करता हूँ कि आप ये 5 पार्ट में इसे बनाया गया है और इस 5 पार्ट को अवश्य देखें। इसमें आपको काफ़ी कंसेप्ट की चीज़ें आपको क्लियर होगी और आपको रट्टा मारने की जगह पर कंसेप्ट जब आएंगे तो आप आंसर करने की स्थिति में होंगे। ठीक है, हम आगे अब किसी और पॉइंटर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।